हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो न्यू बैच है वह स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और अब से आप लोगों की रेगुलर तैयारी कराई जाएगी। तो देखिए, आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए, अगले साल कोरोना काल था और कोरोना काल के कारण 30% सिलेबस कम हुआ था। ठीक है, कितना परसेंट? 30% पाठ्यक्रम कम किया गया था। तो क्या इस बार भी हमारा जो सिलेबस है वो 30% कम होगा या नहीं होगा? तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास उसी समय पहुंच जाएगा। और देखिए, जो इस बार का हमारा टारगेट है वो 70 में 70 का है। अगली बार जो हमारा टारगेट था वो 90% का था। ठीक है, लेकिन इस बार का जो हमारा टारगेट है वो 100% का है, क्योंकि उस बार हमने बीच से शुरुआत किया था, इसलिए हम 90% का टारगेट लेकर चल रहे थे। लेकिन इस बार हमने शुरू से ही प्रारंभ कर दिया है, इसी समय से शुरुआत कर दी है, इसलिए हमारा जो टारगेट है वो 100% का है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग साल भर हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं तो आप लोग 70 में 70 अंक सभी सब्जेक्ट में जरूर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको बता देता हूं कि क्या आप लोगों का पाठ्यक्रम भी 30% कम होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग का जो पाठ्यक्रम है वो 30% नहीं कम होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, अगली बार कोरोना काल था और इस बार कोरोना काल चला गया है। इस बार आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए आप लोगों का 30% सिलेबस कम नहीं होगा, बल्कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा, जितना भी आपकी किताब में आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इस बार पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपको यही बताया जाएगा कि आपका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वह क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है गद्य खंड। ठीक है, सबसे पहले आता है गद्य खंड, और गद्य खंड में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं, जबकि अगली बार आपको सिर्फ 3 ही या 4 चैप्टर पढ़ना था, 3 से 4 चैप्टर। लेकिन आपको अब 7 चैप्टर को पढ़ना होगा। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वह है मित्रता। कौन सा है? मित्रता। और मित्रता के जो लेखक हैं वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनके जो लेखक हैं वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा चैप्टर है ममता, जिनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद। और तीसरा हमारा चैप्टर है क्या लिखूं, जिनके लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, क्या लिखूं के लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला चैप्टर है हमारा कि भारतीय संस्कृति। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और 5वां चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और हमारा जो 6वां चैप्टर है वह है अजंता, जिनके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और जो लास्ट चैप्टर है वह है 7वां नंबर पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जिसके लेखक है जयप्रकाश भारती। तो आपको गद्य खंड में 7 चैप्टर ही पढ़ना है। कौन कौन सा? मित्रता, ममता, क्या लिखूं, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, अजंता और पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो यह आपको गद्य खंड से पढ़ना होगा। और देखिए, इससे आप लोगों को 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, 2 नंबर आपको इसका संदर्भ लिखने का दिया जाएगा और 2 नंबर आपको इसका व्याख्या करने का दिया जाएगा और 2 नंबर आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसमें गद्यांश रहता है, उसमें कोई भी 2-3 सेंटेंस पर रेखांकित इस तरह दिया रहेगा, रेखांकित इस तरह चिन्ह, तो उसी का आपको व्याख्या करना होता है, आपको समझाना होता है उसका अर्थ। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से फंसेगा। 7 चैप्टर आपको पढ़ना होगा, इसी में से आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा। अब आता है काव्य खंड। क्या आता है? काव्य खंड। काव्य खंड में क्या क्या आपको पढ़ना है? तो इसमें पहला आता है पद। पद जो कि सूरदास का है। ठीक है, पद के कवि कौन है? सूरदास है। तो इसमें सूरदास के कुछ पद हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका भी आपको व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है, संदर्भ पूछा जाता है और काव्यगत सौंदर्य भी पूछा जाता है। अगला चैप्टर है धनुष भंग और वन पथ पर, जिसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तीसरा चैप्टर है हमारा सवैये और कवित। 2 हैं। ठीक है, 2 पद हैं,
सवैये और कवि। जिनके जो कवि हैं वो है रसखान। कौन है? रसखान। तो सभी का आपको व्याख्या पता होना चाहिए, कैसे व्याख्या लिखना है, आपको संदर्भ पता होना चाहिए और सभी कवियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सूरदास क्या लिखे हैं, गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखे हैं और रसखान क्या लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चौथा जो हमारा चैप्टर है वह है भक्ति और नीति, जो कि बिहारी लाल का है। ठीक है, इसके कवि जो हैं बिहारी लाल हैं, इन्होंने लिखा है भक्ति और नीति। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। पांचवा चैप्टर है चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार, जिसकी जो कवित्री है वह है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। छठवा है हिमालय से और है वर्षा सुंदरी के प्रति, मतलब दो हैं। ठीक है, एक हिमालय से है और दूसरा है वर्षा सुंदरी के प्रति, जो लिखी है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, जिनकी कवित्री है महादेवी वर्मा जी। सातवां चैप्टर है हमारा स्वदेश प्रेम, जो लिखे हैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, कौन लिखे हैं? राम नरेश त्रिपाठी। आठवां है पुष्प की अभिलाषा और जवानी, दो हैं। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा और जवानी, जिन्होंने लिखा है वह है माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी। अगले हैं 9 नंबर यानी चैप्टर नंबर 9 की झांसी की रानी की समाधि पर। ठीक है, कौन लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ठीक है, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। 10वां चैप्टर है भारत माता का मंदिर। ठीक है, भारत माता का मंदिर, जिनके कवित्री हैं या कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? कवि जो है वह है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, और 11वां चैप्टर है हमारा नदी। ठीक है, क्या है? नदी, जिनके कवि हैं केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। 12वां चैप्टर है, देखिए काव्य में कुछ ज्यादा ही आपको पढ़ना होगा, क्योंकि 30% कम नहीं है, तो आपको गद्य की अपेक्षा ज्यादा पढ़ना होगा काव्य में। 12वां चैप्टर है युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है, जिनके कवि हैं अशोक वाजपेयी। और 13 नंबर जो चैप्टर है हमारा वह है हल्दी घाटी, जिनके कवि हैं श्याम नारायण पांडे। लेकिन देखिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बताया जाएगा कि इसमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, जिन्हें आपको पढ़ना ही होगा। अगर वो भी आप पढ़ लेते हैं तो आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो उसमें से ही पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे चैप्टर हैं जिनसे कभी नहीं पूछा जाता है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस साल भर आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो 13 चैप्टर इसमें काव्य में है और 7 चैप्टर आपके गद्य खंड से थे। ठीक है, 13वां हो गया हल्दी घाटी, जो कि है श्याम नारायण पांडे जी का। ठीक है, तो इतने सारे काव्य में चैप्टर है। अब आता है संस्कृत खंड। क्या आता है? संस्कृत खंड। इसमें भी कुछ चैप्टर हैं, जैसे 9 से 10 चैप्टर हैं। पहला है वाराणसी, दूसरा है अन्योक्ति विलास, तीसरा है वीरह वीरेण पूज्यते। ठीक है, इसमें भी एक गद्यांश दे दिया जाता है और उसका संदर्भ लिखना होता है, साथ में उसका व्याख्या करना होता है। ठीक है, तो इसमें से भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जो चैप्टर है वो मोस्ट आईएमपी है। तो वाराणसी हो गया, अन्योक्ति विलास हो गया और वीरह वीरेण पूज्यते हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा चैप्टर है प्रबुद्धो ग्रामीण। ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीण। 5वां चैप्टर है देशभक्त चंद्रशेखर। 6वां है केन किम वर्धते। 7वां है आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद। 8वां चैप्टर है कि भारतीय संस्कृति और 9वां चैप्टर है जीवन सूत्राणी। तो संस्कृत खंड में आपको 9 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो संस्कृत खंड से आपको 9 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अब आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक है, इसका मतलब व्याकरण। ठीक है, काव्य सौंदर्य के तत्व। तो देखिए इसमें आपको रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है और अलंकार पढ़ना है। ठीक है, रस में आपको 2 ही रस पढ़ना है, करुण रस और हास्य रस। सब कुछ आपको बताया जाएगा। छंद में आपको छंद में आपको रोला पढ़ना है और सोरठा पढ़ना है। ठीक है, और अलंकार में आपको 3 ही अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो अलंकार में 3 ही अलंकार का आपको अध्ययन करना है। तो सब कुछ आपको बताया जाएगा। इस समय सिर्फ आपको पाठ्यक्रम बताया जा रहा है कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। तो यहाँ से आपके जो नंबर उठेंगे वो 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर रस से, 2 नंबर छंद से और 2 नंबर अलंकार से। और पूरे हिंदी में ये 6 नंबर ऐसे होते हैं जो कि हर साल आते हैं, मतलब यही आते हैं। ठीक है, क्योंकि करुण और हास्य रस 2 ही पढ़ना है तो उनमें से कोई आएगा ही आएगा। छंद में रोला और सोठा पढ़ना है तो उनमें से भी कोई आ सकता है। और अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है तो उसमें से भी कोई एक आ सकता है। तो यहां से तो 6 नंबर आप बिल्कुल कमजोर छात्र हैं, आपको कुछ भी नहीं आएगा तब भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, अब आता है हिंदी व्याकरण और शब्द रचना। ठीक है, हिंदी व्याकरण और शब्द रचना।
ठीक है। इसमें आपको उपसर्ग पढ़ना है जो कि 3 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का पूछा जाता है आपसे उपसर्ग। और दूसरा आता है प्रत्यय। प्रत्यय आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर आता है समास। समास भी 2 नंबर का पूछा जाता है। तत्सम शब्द वो भी 2 नंबर का पूछा जाता है। पर्यायवाची शब्द ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आप आसानी से यहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं। सब कुछ आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, जो कि मोस्ट आईएमपी है, यही पूछा जाने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो परीक्षा से पहले तक आपकी पूरी तैयारी करा दी जाएगी। मैंने कहा था कि दिसंबर तक आपकी पूरा जो सिलेबस है वो खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। अब आता है संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। ठीक है, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। इसमें देखिए पहला आता है संधि। संधि भी 2 नंबर का पूछा जाता है। संस्कृत शब्द रूप आता है जो कि यह भी 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, धातु रूप आता है, यह भी 2 नंबर का पूछा जाता है। और हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए आता है, यह भी आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि वह हिंदी के मतलब हिंदी का संस्कृत में अनुवाद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, क्योंकि यह थोड़ा कठिन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, थोड़ा समझना होता है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से समझते हैं तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इस बार मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप लोग हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद बना सकते हैं। तो अगर आप लोग को नहीं आता है कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जाकर अभी अपने 2 नंबर पक्के कर लीजिए। ठीक है, अगला आता है निबंध। क्या है? निबंध। ठीक है, निबंध आता है जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है। तो ये भी आपको बताया जाएगा कि आखिर आप निबंध कैसे लिखेंगे, तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स बनाकर लिखते हैं, तो मैं यही आपको बताऊंगा कि आप बनाकर भी कैसे लिखेंगे कि आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। और लास्ट में एक चीज पूछा जाता है जो कि होता है खंड काव्य। क्या होता है? खंड काव्य। ठीक है, तो जिसके जिसके जिले का जो खंड काव्य होगा वो अपने जिले का खंड काव्य याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बता दूंगा कि किस जिले का कौन सा खंड काव्य है। ठीक है, तो अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगले दिन उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो खंड काव्य से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 3 नंबर के क्वेश्चन खंड काव्य से पूछे जाते हैं। जिस जिले का जो खंड काव्य होता है उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हिंदी में इतना चीज आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इतना पढ़ते हैं तब आपको जाकर 70 में 70 दिया जाएगा। ठीक है, 70 में 70 दिया जाएगा और आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। बस साल भर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप के पास हमारी सारी वीडियो पहुंचेगी और आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जो जो मैंने बता दिया है उसे नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।